तो फाइनली दोस्तों मैंने ताजमहल में एंटर कर लिया है और अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर ताजमहल का काला सच। और ताजमहल का काला सच तो ये है कि ताजमहल सफेद है, ये वाइट है। इसका कोई काला सच नहीं है। अभी इसकी पीछे की सच्चाई देखते हैं जिस तरीके से लोग लिखते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरी एक आगरा की नई सीरीज में। आज मैं इंडिया का एक स्टेट है यूपी, और यूपी में ये आगरा है, एक बहुत हिस्ट्रिकल सिटी है। और यहाँ पे आज मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पूरी आगरा की। तो अभी मैं फिलहाल स्टार्टिंग करता हूँ ताजमहल से और अंदर जाके देखते हैं। ताजमहल का ये मेन गेट है, इसके सामने जस्ट ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अभी जब हम लोग एंटर करेंगे, एक गेट ये है और एक गेट ये है जिस गेट से मैं आया हूँ अभी। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने ताजमहल में एंटर कर लिया है और अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर ताजमहल का काला सच। और ताजमहल का काला सच तो ये है कि ताजमहल सफेद है, ये वाइट है। इसका कोई काला सच नहीं है। अभी इसकी पीछे की सच्चाई देखते हैं जिस तरीके से लोग लिखते हैं। और ये वाइट होने के साथ साथ काफी खूबसूरत है। तो दोस्तों कुछ लोग इसको बोलते हैं तेजू महल, मतलब कि ये मुगलों ने नहीं, किसी हिंदू राजा ने बनवाया और ये एक मंदिर है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं इसकी तहकीकात करने के लिए और जानकारी निकालने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उसकी सच्चाई मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक शानदार मस्जिद है जो एक तरीके की आप मान सकते हैं ताजमहल से बस थोड़ी छोटी होगी इसका साइज है। और ये सेम मस्जिद इसके उस साइड भी बनी हुई है। तो तेजू महल में मस्जिद का क्या काम, ये मेरी समझ से बाहर है कुछ लोगों की थिंकिंग। तो मैं तो आपको कहूँगा अपने बच्चों को अच्छी हिस्ट्री पढ़ाएं, ताकि इंडिया के बाहर यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पर जाने के बाद में उन लोगों का मजाक ना बनाया जाए और उनके साथ साथ हमारे देश का भी मजाक ना बनाया जाए। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ताजमहल की पीछे की सच्चाई जो लोग लिखते हैं, पीछे की सच्चाई जानते हैं। चलो आज पीछे की सच्चाई जानते हैं। चलो मैं भी आपको आज पीछे की सच्चाई दिखा देता हूँ। काला सच तो मैंने आपको बता दिया, काला सच कुछ नहीं है, ताजमहल वाइट है। तो अभी पीछे की सच्चाई दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों पीछे की सच्चाई ये है यमुना नदी, और यमुना नदी है ये, और इसके उस पार लाल किला है। इसके अलावा कोई पीछे की सच्चाई नहीं है। जो सच है वो सच है। अभी इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो फिलहाल अभी एंजॉय करते हैं ताजमहल में और इसकी खूबियां जानते हैं। दोस्तों ऊपर जाने के लिए मुझे ये शू कवर दिया है ताकि ताजमहल गंदा ना हो। इस साइड से जाना है हमें। दोस्तों जो मुझे कवर दिया इन लोगों ने, शू कवर, तो ये जो है ये कॉटन का नहीं है, ये स्लिप कर रहा है। तो इन लोगों ने बनाने से पहले कुछ नहीं सोचा, बस बना दिया सस्ता जुगाड़, सस्ता कपड़ा। तो दोस्तों ये सीढ़ी है, यहाँ से चढ़ो। ये वाला शू कवर मुझे नहीं मिला क्योंकि था ही नहीं। फाइनली दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं नज़ारा। और ये सीढ़ी है जहाँ से मैं आया हूँ ऊपर। और अभी यहाँ पर इन लोगों ने केबल से बंद करके रखा हुआ है। इस साइड में अंदर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ साइडों में जाओ, वहां से अंदर घुसो और दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, आपके टिकट के पैसे वसूल। और दोस्तों कुछ रियलिटी, ये कुरान की आयतें आपको चीख चीख कर कह रही हैं कि हम सच हैं।
बेल लो उसको, बेल लो। तो दोस्तों ये है मकबरा, जो रियल नहीं है, रियल नीचे है। दोस्तों ये दो कब्रें हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पत्थर निकल भी चुके हैं, और हालात कैसे हैं, ये हालात हैं फिलहाल। इसका ध्यान देना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इस तरीके का जो डिज़ाइन है, जो पत्थरों से दिया गया है संगमरमर से, वो देना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल का काम है। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि जिसने बनवाया उसने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। तो हाथ कटवाने में कितनी सच्चाई है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाथ कटवा दिए ये सिर्फ एक कहावत है, और ये वो कहावत उन लोगों ने कही है जिनका काम नहीं था इतना पैसा खर्च करना और इतना खूबसूरत ताजमहल बनवाना। तो उन लोगों ने यही अफवाह उड़ा दी थी कि उनके तो हाथ कट गए हैं, अब ताजमहल हम कैसे बनवाएं। तो दोस्तों इस साइड पे जो है हम लोग टहल सकते हैं, और यहाँ पर अभी मैं देख सकते हैं आप लोग, मैं इस साइड पे हूँ और घूम भी सकता हूँ। और ये पूरी साइड खुली है, और वो जिस साइड से मैं आया था वो साइड अभी आपने देखी कि पूरी बंद पड़ी हुई थी, लॉक थी, वहां पर कोई जा नहीं सकता। तो शायद इसके काम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है, जिस वजह से उन लोगों ने उस साइड से बंद करके रखा हुआ है। कुछ ना कुछ कमी आई होगी इसमें, और क्यों ना आई, क्यों नहीं आएगी, बहुत टाइम हो चुका है इसको। और इसमें कुछ दरारें भी मैंने देखी हैं, दरारें भी आ चुकी हैं। इसका काम जारी तो नहीं रह सकता, क्योंकि उस तरीके से कोई बना भी नहीं सकता। तो बस ये लोग इसका ख्याल जितनी रख सकते हैं उतना ही रख रहे हैं। ये दूसरी मस्जिद है जो मैंने आपको बताया था, सेकंड मस्जिद है ये, उधर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो ताजमहल है ये कोई घर नहीं है, ये रहने के लिए नहीं बनवाया, ये एक मकबरा है, इसको दरगाह भी कह सकते हो आप लोग। इसीलिए बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सिर्फ नमाज होती है, नमाज होती थी, और एक उस साइड में मस्जिद है उधर भी नमाज होती थी। लोग कई तादाद में थे नमाज पढ़ने के लिए। और ये जो मकबरा है, ये दरगाह, जो भी आप समझते हो इसको, इसका इसकी तिजारत और इसके दर्शन लोग कह सकते हैं, उसके लिए लोग यहाँ पर आया करते थे। तो दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है इसका संगमरमर का पत्थर, और उसके बावजूद इसमें 28 किस्म के पत्थरों को मिला करके इस ताजमहल को तैयार किया गया है। इसमें जो पत्थर हिंदुस्तान में थे वो हिंदुस्तान से लिए गए, जो बाहर से मंगाने थे उनको बाहर से मंगाया। तो सब पत्थरों को मिला करके इसको तराशा गया है। इसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब है नहीं। और बाकी जो इमारतें बनी हैं उनको लाल पत्थरों से बनाया गया है, जैसे कि ये मस्जिद, इसमें संगमरमर भी मिक्स किया गया हुआ है। और इसकी भी जो कटिंग दी गई है मस्जिद के पत्थरों की, वो भी बेमिसाल बेमिसाल है, जिसको मैं कहूँगा लाजवाब। ये लोग जो आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये दोस्तों कम से कम हर रोज यहाँ 1 लाख से ज्यादा आदमी आता है। और दोस्तों ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हो चुका था। मतलब अब आप लोग मान लीजिए कि जिन मजदूरों ने 22 साल ताजमहल बनाने में लगा दिए, और फिर उसके बाद उनकी जब बनाने के लिए खड़े हुए होंगे तो उनकी उम्र, कोई बच्चे तो होंगे नहीं वो, तो उनकी सारी जिंदगी इसी में निकल गई होगी। उनके हाथ काटने का क्या ही फायदा, क्योंकि वो फिर इतने भारी पत्थर कहाँ उठा पाते। सारे लॉजिक बेकार है, जो सच है वो सच है। तो दोस्तों ताजमहल आने के लिए सबसे इजी वे है, आपको आगरा आना पड़ेगा, और आगरा आके आपको बिजली घर पहुंचना पड़ेगा, जिसको हम लोग रेड फोर्ट भी बोलते हैं। तो
बिजली घर पहुंचने के बाद आपको अगर शेयरिंग में जाना है तो आपको 20 रुपए लगेगा ताजमहल के गेट पे छोड़ने का, कभी कभी 10 भी लगता है। अगर आपको बेवकूफ बना दिया गया तो शायद 20 रुपए लगेगा। और अगर आपको पर्सनल पर्सनल ऑटो करना है तो पर्सनल ऑटो करने के लिए आपको 50 रुपए का चार्ज लगेगा। आप पहले ही बात कर लें, 50 से ज्यादा नहीं दूंगा। वो आपको गेट तक छोड़ देंगे। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं 50 रुपए में आया, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि पर्सनल ऑटो करके भी आऊँ तो 50 रुपए नहीं लगता। लेकिन अगर हाँ उसको सवारी मिल जाती तो शायद 50 रुपए उसके लिए ठीक थे, लेकिन मैंने दे दिए। चलिए फिर आगे बताता हूँ आपको अंदर कैसे जाना है, टिकट कहाँ से लेते हैं, टिकट काउंटर कौन सा है और एंटर गेट कौन सा है। तो दोस्तों ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर। और दोस्तों मुझे यहाँ से 250 का टिकट पड़ा है, 250 रुपये का। लेकिन इससे पहले मैंने जब आया था ना तो 20 रुपये का टिकट था सिर्फ। और ये रहा हमारा एंट्री गेट, यहाँ हमारा टिकट चेक होगा। और दोस्तों टिकट चेक हो चुका है, हम हो चुके हैं एंटर। एंड फाइनली दोस्तों मैं एंटर हो चुका हूँ और मैंने आपको ताजमहल का फुल टूर करा चुका हूँ। तो फ़िलहाल अब मेरा भी घर जाने का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है और कुछ लोगों ने इसको अपना घर समझ लिया है, लेकिन मैं इसको अपना घर नहीं समझता। ये जिसका घर है ये उसी का ही रहेगा। तो लेकिन फ़िलहाल उसका भी नहीं रहा, छोड़ो। तो अभी फ़िलहाल मुझे निकलना है अपने घर। और अपने घर निकलने के से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगेगी, आपको तो पता चल ही गया होगा कि फ़िलहाल वीडियो बनी है। तो अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप मेरी सीरीज़ पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे इसी तरीके से प्यार व्यार क्या होता है वो तो सब बेकार की बातें हैं, बस सपोर्ट करिए और देखते रहिए। जब आपको मज़ा ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ।